लीग ऑफ नेशंस बनाया था कि वर्ल्ड वॉर ना हो। भाई साहब ये वर्ल्ड वॉर 2 तो उससे भी भयानक निकला। पहला बढ़ता तो फिर ठीक था, दूसरा उससे ही बड़ा हो गया। क्या करें क्या करें, कुछ ऐसा करना पड़ेगा भाई लोग कि थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो। क्या करें हैं? यूनाइटेड नेशंस आइडिया तो सही लग रहा है। लीग ऑफ लीजेंड्स से थोड़ा स्ट्रॉन्गर भी, नाम भी ऐसा लग रहा है कि भाई तगड़ा बनेगा। चलो ट्राई करते हैं, आ जाओ। तो हे गाइस, आज हम पढ़ने वाले तुम्हारा क्लास 10th आईसीएसई हिस्ट्री यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, तो तुम्हारा वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर तक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, बहुत मतलब ऐसा कि आने ही आने वाले। ये चैप्टर जो है ये इजी नंबर है, इजी मार्क्स, मतलब ये तुम्हारा अलग से सिर्फ इसी चैप्टर पे क्वेश्चंस आ जाते हैं और इस पे पूरे नंबर मिल जाते हैं, वो ज़्यादा मुश्किल है नहीं। ये प्लस द नेक्स्ट चैप्टर थोड़ा बोरिंग लगता है कई बच्चों को, मेरे जैसे, बट फिर भी आज मैं ऐसे कराऊंगा कि इतना बोरिंग नहीं लगेगा। एंड आज हम पढ़ने वाले तुम्हारा यूनाइटेड नेशंस। तो वीडियो छोटी रखेंगे, मेरे पास भी टाइम कम है आज के लिए, मतलब कहीं है थोड़ा बिजी है, थका भी हुआ हूँ। चलो एनीवेज, सबसे पहले रीजंस फॉर फॉर्मेशन। भाई बना क्यों? अगर किसी ने नहीं देखी है तो मेरी जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाली वीडियो है वो जाके देख सकते हैं, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। लेकिन क्यों बना भाई? वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया, अब क्या ज़रूरत है? अभी ही तो ज़रूरत है। जब तुम बीमार होते हो फिर एक्सरसाइज नहीं करते, मतलब तब भी लोग करते हैं, लेट अकल आती है तो बीमार ना हो, हेल्दी रहें, इसलिए एक्सरसाइज होती है, राइट? तो वही चीज़ है कि वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद जब सब सही हो रहा था तभी ऐसी बनाने की ज़रूरत है ना। थर्ड वर्ल्ड वॉर से 1 साल 1.5 साल पहले बनाएंगे फिर क्या, फिर वो क्या ही कर लेंगे, इसलिए पहले बनाई गई। एंड ये रहा तुम्हारा रीज़न। अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले डिजास्टर्स वर्ल्ड वॉर्स, कि वर्ल्ड वॉर्स जो थे वो बहुत डिजास्टर्स निकले। तुमने देखा होगा वर्ल्ड वॉर 1 में तबाही हुई, वर्ल्ड वॉर 2 में तो उससे भी तबाही इंटू 100 हो गई। ठीक है, एंड नॉट इन अ पॉजिटिव वे, कॉम्प्लीमेंट है तबाही नहीं, गलत हुआ भाई, बहुत डिस्ट्रक्शन हुई, बहुत ज़्यादा ही। एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तुम देखोगे सिविलियंस बहुत मरे, सब कुछ हुआ। तो इसलिए लोग चाहते थे, और जो कंट्रीज थी वो भी अब चाहती थी कि भाई हमें और वर्ल्ड वॉर जैसे हुए हैं और नहीं चाहिए। लोगों को डर था कि ये जो पहले वर्ल्ड वॉर हुए हैं इनको, मतलब ये बहुत ना, इन्होंने ह्यूमैनिटी को इधर उधर करके रख दिया, तो इसीलिए हमें थोड़ा ऐसा कंट्रोल वाली ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। पॉइंट नंबर 1। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, फेलियर ऑफ द लीग ऑफ नेशंस। LON लीग ऑफ नेशंस मैं लिखता हूँ, कोई और ऐसा पेपर में मत लिख के आना। फेलियर ऑफ द लीग ऑफ नेशंस का मतलब कि लीग ऑफ नेशंस जो थी वो फेल हो गई, ऑब्वियसली हमने पढ़ा है। अब फेल होने से क्या मतलब है? फेल मतलब क्या एग्जाम में फेल होगी, हिस्ट्री एग्जाम में फेल होगी? मे बी, वो नहीं हमें पता, जिन्होंने बनाई है वो मे बी हो चुके हों, मजाक करो। लेकिन फेलियर ऑफ द लीग ऑफ नेशंस मतलब हमने जैसे पहले पढ़ा कि भाई लीग ऑफ नेशंस का एक सबसे पहला, देखो और भी मकसद थे, तुम यूनाइटेड नेशंस पढ़ोगे और भी बहुत मकसद है, पीस रखना, ये सब करना, ये तो कुछ भी नहीं, और बहुत आएंगे प्रिंसिपल्स अभी। लेकिन सबसे पहला मेन क्या था कि भाई वर्ल्ड वॉर 1 हो गया, 2 मत होने दियो, 1 हो गया 2 मत होने दियो, राइट? वो चीज़ होती है। तो ये चीज़ में लीग ऑफ नेशंस पूरे तरीके से फेल हो गया। इसलिए बाकी चीज़ उसने कुछ करी भी हो, कुछ ना भी करी हो, क्या फ़र्क पड़ता है जब मेन चीज़ ही नहीं वो अपनी संभाल पाया। तो फेलियर ऑफ द लीग ऑफ नेशंस सेकंड वर्ल्ड वॉर के लिए बनाया था कि ना हो पाए, सेकंड वर्ल्ड वॉर हो गया, इसलिए कुछ ऐसा स्ट्रॉन्ग चाहिए था, लीग ऑफ नेशंस से भी स्ट्रॉन्ग। फेयर ऑफ द थर्ड वर्ल्ड वॉर, क्या फेयर ऑफ द थर्ड वर्ल्ड वॉर, ये सारे रिलेटेड पॉइंट्स। ये लोगों को डर था, सरकारों को डर था, ठीक है, जो डिक्टेटरशिप्स थी या फिर जो हम कह लें जो कैपिटलिस्ट में डेमोक्रेसीज थी, सबको डर था कि भाई अगला वर्ल्ड वॉर ना हो जाए, बिकॉज अगला हो गया तो भाई नहीं बचेगा कोई, क्योंकि उन्होंने देख लिया पहले 2 में जितनी तबाही हुई है, मतलब द स्मॉल प्राइस नहीं, सॉरी इसको उल्टा करते थे ना उसके डायलॉग को, द बिग प्राइस टू पे फॉर सेल्वेशन, कुछ ऐसा, पता नहीं मुझे याद नहीं। तो क्या हो गया वो कि भाई पहले लड़ाई थी कि मुझे ये ज़मीन चाहिए, राइट? यही था कि नहीं ये ज़मीन चाहिए। जर्मनी ने सारी दुनिया को कब्जा करना है, कुछ भी करना है, ठीक है। उधर से जी वो कैपिटलिस्ट कंट्रीज है, नहीं जी ऐसे कैसे हम होने देंगे। फ्रांस ने कहा कि भाई इस पर ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स लगाओ क्योंकि इसने हमारा नुकसान कर दिया। और मतलब सबको ऐसे ऐसे जगहें चाहिए थी। इटली नाराज थी कि भाई मुझे यूगोस्लाविया का तुमने इतना पार्ट नहीं दिया, उसे दे दिया, ठीक है। पोलैंड बन गया तो जर्मनी का थोड़ा बहुत हुआ था। USSR भी था कि पोलैंड ऑब्वियसली उनका भी सेम ही था। तो काफ़ी मसले चल पड़े हैं। ऊपर से सबसे पहली बात ये हुई थी कि भाई कॉलोनीज के लिए लड़ाइयाँ हो रही थी, मतलब लड़ाइयाँ ऐसा नहीं कि धक्का मुक्की हो रही थी, बट एक रेस फॉर कॉलोनीज बन रही थी इंपीरियलिस्ट टाइम पे। तो वही चीज़ है
फेयर ऑफ थर्ड वर्ल्ड वॉर। लोगों को अब सरकारों को डर लग गया यार कि भाई जितना हमने कमाया है उससे ज़्यादा तो हम गवा देते हैं। अगर हमें इतनी ज़मीन मिल भी जाए जितनी के लिए हम लड़ना शुरू किया था, इतनी लड़ाइयाँ हो चुकी है भाई, हमारे बंदे ही मर गए हैं, हमारे रिसोर्सेज ही चले गए, हमारी इंडस्ट्रीज तबाह हो गई हैं, जनरेशन तबाह हो गई हैं। एटॉमिक बॉम्ब गिरने की वजह से कितनी ही जनरेशन जो है आगे मतलब उनके जीन्स में डिफेक्ट आ जाते हैं कुछ ना कुछ। तो भाई साहब कि इज इट वर्थ इट, लोगों ने पूछना शुरू किया, सरकारों ने पूछना शुरू किया इज इट वर्थ इट, उन्होंने जवाब मिले कि नहीं। ठीक है, डिवीजन ऑफ द वर्ल्ड वॉर इनटू टू ब्लॉक्स हमने पहले पढ़ लिए कोल्ड वॉर के, एक यूएसएसआर, उस टाइम पे यूएसएसआर उनके द्वारा लड़ किया जाता था, और दूसरा हमारी मतलब हमारी है जो भी है, दोनों हमारी है, यूएसएसआर और यूएसए। अब वो रशिया है, अब यूएसए ही है, मतलब जो भी है। तो उनके जो दो ब्लॉक्स बन गए थे, और ऐसा नहीं कि यार दो कंट्रीज, नहीं, इसके सपोर्ट में और कम्युनिस्ट कंट्रीज जितनी भी थी इस ब्लॉक में, जो इसके सपोर्ट में, यूएसए के सपोर्ट में, ब्रिटेन, फ्रांस, ये वो जितनी हमने पहले पढ़ी थी वो सब इसके सपोर्ट में। इंडिया जैसे मैंने कहा उस टाइम पे इट वाज नाइदर। ठीक है, लास्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, कोई दिक्कत वाली बात ही कोई नहीं। लेकिन डिवीजन ऑफ द वर्ल्ड हो चुका था, हमें भी पता था, सबको पता था, और उन दोनों की आपस में बनती नहीं। सबसे बड़ी बात, दो हिस्सों में कर दिया। ठीक है, ऐसे तो क्रिकेट मैचेस में कितनी टीम्स हैं, पर वो ऐसे आपस में हाथ मतलब ऐसा धक्का मुक्की नहीं ना करती, लड़ाइयाँ नहीं ना करती, उनकी आपस में बिल्कुल नहीं बनती, बिल्कुल ऑपोजिट आइडियोलॉजीज। मैंने तुम्हें कहा ना स्टार्टिंग पिछले चैप्टर में कि वो प्रचार करती थी कि भाई ये इसलिए गलत है, ये इसलिए गलत है। तो मतलब फिर स्कोप नहीं था इनका इतने आपस में पीसफुली रहने का, इसलिए कोई चीज़ ऐसी चाहिए थी जो इन दोनों के बीच में बातचीत रख पाए, क्योंकि ये दोनों तो आपस में बुलाएंगे नहीं एक दूसरे को, कोई मीडिएटर, कोई मिडलमैन चाहिए ना, तो वो इसलिए भी एक रीज़न बना। उसके बाद डिस्ट्रक्टिव वेपन्स। अब लोगों ने कहा, जैसे मैंने तुम्हें पहले कहा कि अगर फिर से वर्ल्ड वॉर हुआ, इतनी सी हमें जगह भी मिल जाएगी पर हमारा बहुत दिक्कत हो जाएगी, हमें मतलब हम बहुत इंडस्ट्रीज घुमा देंगे, हमारी इकॉनमी डाउन चले जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वो सब कॉजेज बहुत छोटे लगने लगे अब कि भाई ठीक है, ये नहीं है कि आर्मी मर जाएगी, ये भी नहीं है कि मतलब हमारी इंडस्ट्रीज तबाह हो जाएंगी। भाई डिस्ट्रक्टिव वेपन्स इतने आ गए हैं कि हम खत्म हो सकते हैं बिल्कुल। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने आई थिंक एक चीज़ कही थी, मतलब उससे पूछा गया था आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 कि आपको क्या लगता है वर्ल्ड वॉर 3 अगर होगा तो उसका क्या होगा, उसका रिजल्ट। ही मतलब इन तुम कह लो मजाक में, ठीक है, ही सेड कि भाई वर्ल्ड वॉर 3 होगा कि नहीं होगा ये तो मुझे नहीं पता, अगर हुआ तो उसका रिजल्ट क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन जब वर्ल्ड वॉर 4 होगा ना, जब वर्ल्ड वॉर 4 होगा तब हम क्या कहते हैं तलवारों से और बो एंड एरो वगैरह से लड़ेंगे। क्या मतलब था इस चीज़ का? इस चीज़ का मतलब था कि भाई अगर वर्ल्ड वॉर 3 हो गया तो ह्यूमन सिविलाइजेशन, जो ह्यूमैनिटी है, ठीक है, ये जो हमारी सिविलाइजेशन है, ह्यूमैनिटी है, ये करोड़ों साल पीछे चली जाएगी, करोड़ों तो नहीं, चलो हज़ारों साल पीछे चली जाएगी। ठीक है, वही स्टोन एज वगैरह में जैसी जितनी वहाँ तक प्रोग्रेस थी ना, हम वहाँ तक चले जाएंगे, बिकॉज हमने इतनी प्रोग्रेस कर ली है डिस्ट्रक्टिव वेपन्स में। हमने इतने एटॉमिक बॉम्ब्स तो क्या ही है, तुमने देखा ही होगा आसपास इन द सेंस, ऐसा नहीं कि तुम्हारे घर के आसपास, पर न्यूज़ में वगैरह में, फोन्स पे तुम्हें पता होगा क्या क्या चीज़ें बन गई हैं। खत्म करना हो ना तो ऐसे खत्म हो सकती है दुनिया। तुमने चेरनोबिल का सुना होगा, चेरनोबिल ही बोलते हैं, चेरनोबाइल बोलते हैं, मेरी प्रोनाउंसिएशन कभी सही नहीं होती, ठीक है, बट जो भी है उसका तुमने सुना होगा। वहाँ पे कोई मतलब सिर्फ लीक होने की वजह से कितना कुछ हो सकता है, तो अगर कोई जानबूझ के करे तो क्या क्या हो सकता है। भोपाल गैस ट्रेजेडी अगर तुमने पढ़ी हो, ज्योग्राफी में आई थिंक पढ़ी होगी, तो उसमें भाई क्या हो गया था, किसी ने जानबूझ के नहीं किया था। ट्रेजेडी, गैस ट्रेजेडी क्या बोलते हैं, हाँ ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबल बाद में लोगों को कहा था जो वहाँ पे काम करते हैं कि उन्होंने ध्यान नहीं दिया, वो पर वो चीज़ अलग है। पर अगर कोई देश इंटेंशनली दूसरे पे करे और वो भी इंटेंशनली इधर, कौन बचेगा, कौन बचेगा? ठीक है, तो इसलिए लोगों को लगा, लोगों को, सरकारों को लगा कि भाई बहुत वजहें हैं, अब हमें एक यूएन तो नाम पड़ गया बाद में, पर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन चाहिए जो लीग ऑफ नेशन से स्ट्रॉन्ग हो और सारे वर्ल्ड को मतलब सेंट्रलाइज्ड रखे। ऐसा नहीं है कि कोई कुछ कर ही जा रहा है, कोई कुछ कर ही जा रहा है, सब मिलजुल के रहें। वो हम आगे ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे। ओरिजिन क्या है? अब ओरिजिन क्या है तो देखो, यूएन चार्टर जो था वो साइन हो गया था जब 19 मैंने तो मैं क्या कहा था 2 सितंबर को ऑफिशियली खत्म हुआ वर्ल्ड वॉर, लेकिन उससे पहले ही मीटिंग शुरू हो गई थी। ठीक है, वो तो सिर्फ जापान रह गया था ना, बाकी तो सरेंडर कर ही चुके थे, तो इसलिए पहले ही शुरू हो गई थी मीटिंग्स वगैरह एंड ऑल के भाई बहनों जो भी है कि देख लो यार, अब मतलब कुछ ना कुछ बनाना है, कुछ ना कुछ बनाना है। ठीक है, शुरू तो 1943 में जब यूएस से आ गया था उसमें वॉर में वगैरह, तभी उन्होंने आपस में बात वगैरह करनी शुरू कर दी थी। ऑफिशियली हम कहीं यूएन की बात कब से, वो 1945 में जून में सिटिंग्स वगैरह हुई, यूएन चार्टर बना, क्या यूएन चार्टर लिखा गया, उसको कंट्रीज ने साइन किया। आई थिंक कितनी 50 कंट्रीज थी, उन्होंने साइन किया एंड फिर उसके बाद
जिस दिन वो हुआ अक्टूबर 24 1945 को 29 कंट्रीज ने फिर से साइन किया, जो रह गई थी, मतलब 50 हुई थी, 29 कंट्रीज ने साइन किया और वो बन गई। अब मतलब फाउंडिंग मेंबर जितने भी थे 81 थे तो मुझे बताना कमेंट्स में, ठीक है। तो वो चीज़ें हो गई पक्की जब साइन हो गए 24 अक्टूबर 1945 को UN वॉज ऑफिशियली फॉर्म्ड एंड यही डे को हम यूनाइटेड नेशंस डे मनाते हैं। यही था ना, यूनाइटेड नेशंस डे, ठीक है। अक्टूबर 24 आ भी रही है, मतलब अगर तुम वीडियो अभी देख रहे हो, मैं कब अपलोड करूँगा आई डोंट नो, अभी सितंबर है, आई डोंट नो। एनीवेज ये सब थे तुम्हारे रीजंस और ये था ओरिजिन। ओरिजिन अभी अच्छे से आएगा, ओरिजिन इन द सेंस ऐसे आएगा कि भाई क्या क्या हुआ, कौन से देश तो नहीं आएंगे, नहीं तो सारे तुम्हें 80 देश याद करने पड़े। अब हम बढ़ते क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे। ऑब्जेक्टिव्स, अब ये देखो तुम बच्चों को लगता है कि भैया ये जो तो आपने तो ये लिख दिया, ठीक है, मेन जो अच्छे से इटैलिक करके लिखे हुए हैं, पर हमें तो वहाँ पे पूरे लिखना पड़ता है ना, नहीं तो नंबर नहीं मिलते। मेरी बात सुनो, हिस्ट्री सिविक्स में देखो ये तुम्हें आगे 11th में भी चीज़ काम आएगी, पर अभी तुम्हें देख लो हेडिंग इज़ एवरीथिंग, नॉट एवरीथिंग बट काफ़ी चीज़ मैटर करती है। हेडिंग ही है, ठीक है, एक तरीके से तुम ये लिख के, अगर तो देखो 2-3 नंबर का क्वेश्चन है तो तुम यही लिख दोगे पॉइंट्स, ठीक है। अगर इसके साथ कोई सेकंड क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन होते हैं वो 4 नंबर के, तो 2-2 नंबर के हुए फिर भी तुम लिख सकते हो। अगर कोई बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, तुम्हारे स्कूल में आया, प्री बोर्ड्स में आया, कुछ भी बोर्ड में भी आया, तो क्या करोगे तुम, ये लिख दोगे और इससे रिलेटेड ऐसे कॉलन, सेमीकोलन क्या बोलते हैं, मैं तभी बोल रहा हूँ, मुझसे इंग्लिश देख मन मत पढ़ लेना कहीं, ठीक है। तो ये मैं ऐसे वगैरह मैं करा दूंगा, पर ये सब चीज़ें तुम ग्रामर थोड़ी, ये ना कॉलन, सेमीकोलन, कॉलन जो भी है। मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके, ये जा सबसे पहला टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। इस पर क्या नहीं लिख सकते तुम, ये जो रीजंस हैं तुम क्यों नहीं ये लिख सकते उसमें, टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, कि भाई पहले बहुत लड़ाइयाँ हो गई है पहले, अब ऐसा ना हो, इंटरनेशनल पीस बनी रहे और सिक्योरिटी बनी रहे, हर देश चाहता है ये चीज़, तो क्या दिक्कत है, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। दूसरा टू डेवलप फ्रेंडली रिलेशंस अमंग नेशंस। अब इसके नीचे जो लाइन है वो यही है, ठीक है, इसको एक्सप्लेन काइंड ऑफ किया हुआ, टू डेवलप फ्रेंडली रिलेशंस अमंग नेशंस। वर्ल्ड वॉर हुए क्योंकि उनके आपस में नहीं बनी, ठीक है, कोल्ड वॉर हुआ क्योंकि उनकी पावर ब्लॉक्स की नहीं बन रही। फ्रेंडली रिलेशंस हम डेवलप कर दें नेशंस के बीच में ताकि लड़े ना हो, ताकि हमें पता है क्या, तो इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, एक और काम क्या है कि नेशंस के बीच में एक फ्रेंडली रिलेशन रखना, ठीक है, भाईचारा, ब्रदरहुड, दोस्ती रखना, वसुदेव को तुम कह सकते हो, ठीक है, यूनिवर्सल ब्रदरहुड टाइप्स करके वो सब चीज़ें रखना, फ्रेंडली रिलेशंस अमंग नेशंस। टू अचीव इंटरनेशनल कोऑपरेशंस। अब तुम कहोगे भैया ये वही तो पॉइंट है, देखो बेसिकली ये सारे पॉइंट्स एक जैसे ही हैं, एक जैसे ही लगते हैं, मुझे भी कई बार मिक्स हो जाते थे, पर इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी अच्छा है ना, तुम्हारे एक जैसे पॉइंट को अलग अलग तरीके से बस लिख दो, आगे नंबर। दूसरा फ्रेंडली रिलेशंस, पहले तो शांति बनाए रखो, बात करो ना करो, पहले शांति बनाए रखो। दूसरा प्यार से बात करो, प्यार से फ्रेंडली रिलेशंस रखो। तीसरा इंटरनेशनल कोऑपरेशन, कि भाई कोई अच्छा काम करना है ना दोनों साथ में करें, कोई बुरा काम करना है साथ में मत करें, और ऐसा जी मैं तो यार इस देश पर अटैक करने लगा तू भी आ जा साथ में, तो ये तो कोऑपरेशन हो गया, पर ये कोई अच्छा वाला कोऑपरेशन नहीं हुआ, इंटरनेशनल पीस तो चलेगी ना, पहला पॉइंट ही चला गया। तो ये मत समझ लेना जी लड़ने चले चलो हम साथ में लड़ते हैं, वो वर्ल्ड वॉर ही हो गया फिर, ठीक है। तो इंटरनेशनल कोऑपरेशन मतलब कि सारे देश या मेजॉरिटी देश, काफ़ी देश साथ में आके कोई अच्छा काम करें, साथ में आगे कोई अच्छा काम करे, वो हम कहेंगे इंटरनेशनल कोऑपरेशन को हमने अचीव करना, मतलब यूएन का ये ऑब्जेक्टिव है, यूएन नो बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। तो एक ही है। फोर्थ टू बी ए सेंटर फॉर हार्मोनाइजिंग एक्शंस ऑफ द नेशंस। क्या देखो देश अगर साथ में काम करना भी चाहें तो कैसे करेंगे, हमने मान लिया वो सिक्योरिटी रखना चाहते हैं, दोस्ती रखना चाहते हैं, इकट्ठे काम भी करना चाहते हैं, कैसे करेंगे, तो एक जरिया बनना, एक सेंटर बनना जिसके पास सारे देश आके बातचीत करें, जहाँ पे आके और वहाँ से सब काम करें, ठीक है। तो एक सेंटर बनना, हार्मोनाइजिंग एक्शंस ऑफ द नेशंस। नहीं तो अब सब लोग एक काम करना भी चाहते होंगे फिर भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं यार कोई एक देश दूसरे देश के पास जाके बात कर लेगा, ठीक है, सारे देश इकट्ठे होंगे, ये तो बहुत ऐसा लगता है कि कम ही चांसेस है कि यार बहुत काम होता है बाकी भी पीएम वगैरह को, प्रेसिडेंट्स को, तो वो सब इकट्ठे होंगे, तो कोई जगह होनी चाहिए पर्टिकुलर, तो ये वो एक जगह बने, यही जगह बने। अब यूएन में ही इकट्ठे हों
ऐसा नहीं है कि बाकी चीज़ें नहीं, अब G7 वगैरह G10 जो भी अभी लेटेस्ट हुआ वो सब चीज़ें भी होती हैं। आई एम नॉट सेइंग कि वो नहीं हो सकता, नाटो वगैरह भी कितना, नाटो नेटो नाटो 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 जो भी है, तो वो भी हो सकता है। बट एक सेंटर होना, एक सेंटर बनना, एक सेंटर एटलीस्ट बनना, बी ए सेंटर फॉर हार्मोनाइजिंग एक्शंस ऑफ द नेशंस, के साथ में मिलकर काम करें तो यही डिक्टेट नहीं गवर्न करें, या फिर एटलीस्ट यहाँ पे रह के सब लोग इकट्ठे होकर बातचीत करें। सो ये थे हमारे कुछ मेन ऑब्जेक्टिव्स, रीजंस, ओरिजिन। अब हम पढ़ते हैं इसके प्रिंसिपल्स एंड थोड़ी बहुत छोटी छोटी और चीज़ें। सो अब थोड़ी और चीज़ें जान लेते हैं यूनाइटेड नेशंस के बारे में। फर्स्टली देयर आर सम प्रिंसिपल्स, और भी हैं, पर जैसे मैंने कहा कोई तुमसे ये नहीं पूछेगा भाई ये प्रिंसिपल बताओ, वो प्रिंसिपल पहले 4 बता दो, कोई 5 बता दो, ऐसा मैक्सिमम 5 से ज़्यादा तो वैसे ही नहीं, 1 2 3 4 5, हाँ वैसे भी 3 या 4, ठीक है। इसको एक्सप्लेन कर दोगे तो बस देखो 5 नंबर का क्वेश्चन 3 एक्सप्लेन भी कर दिए वो भी चल जाएगा, पर एक्सप्लेन अच्छे से, ठीक है। रिस्पेक्ट सॉवरीन इक्वालिटी, क्या टू रिस्पेक्ट सॉवरीन इक्वालिटी, के सब जितने भी मेंबर्स हैं सबको इक्वल ट्रीट करना, ठीक है। हाँ वो मैं ये नहीं कह रहा कि भाई वीटो वगैरह कहाँ से आ गया है, वो है, वो प्रोविजन है, पर जहाँ पे इक्वालिटी माननी है वहाँ पे माननी है, किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट है ये वो अदर देन वीटो ऐसा नहीं मिलना चाहिए। दूसरा, ऑल मेंबर्स शुड फुलफिल देयर ऑब्लिगेशंस। अब ये ऑब्लिगेशंस क्या है उनके, देयर भी आना चाहिए। एनीवेज, ऑल मेंबर्स शुड फुलफिल देयर ऑब्लिगेशंस मीन्स कि भाई जो उनको काम है, जो उनकी ये ड्यूटीज़ थी यहाँ पे जो हमने लिखी थी, वो यूएन करेगा, मतलब यूएन के मेंबर्स ही तो करेंगे, ठीक है। इंटरनेशनल सिक्योरिटी यूएन जितना भी थियोरेटिकली बोलता रहे, जब तक उसके मेंबर्स ही नहीं मानेंगे वो कैसे कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। इसलिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ऑल मेंबर्स शुड फुलफिल देयर ऑब्लिगेशंस, जो उन्हें दी गई है वो ऑब्लिगेशंस पूरी की जाए। थर्ड, सेटल देयर इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स पीसफुली। अपने इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स तो होंगे, देखो ये तो है, इतने देश हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स हैं, तो कुछ तो दिक्कतें आएंगी ना। लोगों को चाहिए बहुत कुछ, इतना देने को है नहीं दुनिया के पास, नेचर के पास, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत हो गई है, तो कैसे डिस्प्यूट्स तो होंगे, लेकिन उन डिस्प्यूट्स को पीसफुली आके यूएन में सेटल किया जाए, या यूएन में नहीं तो एटलीस्ट पीसफुली सेटल किया जाए। अब कोई 2 कंट्रीज है, उनके बीच में एक मतलब रिवर बह रही है, तो वो कहेगी, एक कंट्री कहेगी मुझे इसका पानी चाहिए, एक कहेगी मुझे चाहिए, कोई कहेगा भाई 50-50 कर लो, कहते नहीं ज़्यादा तो मेरी तरफ आ रही है तो इसलिए मैं 70 रखूँगा या मैं पूरा रखूँगा, कुछ भी हो सकता है। वो चीज़ें लड़ाइयाँ ना बढ़ जी, इतनी चीज़ के लिए, एक नदी लेने के लिए तुमने खून की नदी बहा दी, वो चीज़ ना हो, ठीक है। यूज़ ऑफ फोर्स अगेंस्ट एनी स्टेट ना हो, मतलब रिफ्रेन फ्रॉम यूजिंग फोर्स अगेंस्ट एनी स्टेट, ऐसे भी लिख सकते हो उसे। क्या मतलब इसका कि भाई वही मैंने कहा कि भाई ऐसा नहीं कि तुम आर्मी भेज दो, तुम कुछ कर दो, लड़ाइयाँ करने के लिए, तो जितना हो सके कंट्रोल योर अर्जेस, कंट्रोल के भाई ये ना हो जाए, कंट्रोल। तुम्हें चुल मच रही है ना कि भाई मैं तो ऐसे करूँगा, मैं तो थोड़ा दिखाऊंगा इन लोगों को कि मैं क्या चीज़ हूँ, मेरे पास आर्मी है, होगी आर्मी, मेरे पास तो हथियार है, होंगे हथियार, मेरे पास तो भाई बहुत तकड़ी है फोर्स, होगी, रखो, संभाल लो, बट कोशिश करो कि भाई ज़्यादा ना, ठीक है, ज़्यादा नहीं। उसके बाद यूएन शुड नॉट इंटरवीन एट इंटरनल अफेयर्स। अभी प्रिंसिपल्स ये लोगों पे भी अप्लाई होते हैं, मतलब जो कंट्रीज़ हैं और यूएन जो एज अ फाउंड मेंबर, कि भाई जो इंटरनल अफेयर्स हैं, क्या इंटरनल अफेयर्स, इनमें यूएन इंटरवीन नहीं करेगी। इंटरनल अफेयर्स मतलब सिविल वॉर वगैरह काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं, सिविल वॉर नहीं एग्जैक्टली, जैसे ये तो फिर अवेंजर्स आ गई, बट इंटरनल अफेयर्स कुछ मैटर्स होते हैं वो इंडिया को ही हैंडल करने दो, इंडिया के अंदर है, तुम बाहर है, दखल अंदाजी मत करो। अब इसी बेसिस पे ये लूप होल है, एक क्या है ये लूप होल है, इस पे यही कह के कि जी इट इज़ आर इंटरनल अफेयर, कितने ही देश लड़ाइयाँ कर जाते हैं कि, और यूएन कुछ नहीं कर पाती बिकॉज ये प्रोविजन उनके पास है कि भाई इंटरनल अफेयर है। लाइक अब ये रशिया यूक्रेन का चल रहा था, रशिया ने कहा कि इट इज़ एन इंटरनल अफेयर, ठीक है। ऐसा बहुत देशों के साथ हुआ है, इट इज़ एन इंटरनल अफेयर। इंडिया पाकिस्तान का कश्मीर पे चलता रहता है, बहुत चलता है, इट इज़ एन इंटरनल अफेयर। ऐसा बहुत इंटरनल अफेयर मतलब 2 देशों के अपने, तुम कौन होते हो, हमारा अपना मामला, तुम कौन हो, ठीक है, तो वो चीज़ होती है। और यही नहीं, जो यूएन के नए ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें डिसआर्म, डीकोलोनाइज एंड डेवलप, 3 डीज हैं, डिसआर्म, डीकोलोनाइज, पहले तो डिसआर्म करो जितना हो सके, दूसरा डीकोलोनाइज एंड तीसरा डेवलप, ठीक है। बेसिक सिंपल मीनिंग है, कुछ ज़्यादा वो नहीं है। ये थे तुम्हारे प्रिंसिपल्स। हम पढ़ते हैं हेडक्वार्टर सिंपल, ये भी जानकारी है जिसका पता नहीं 10th के बाद कभी यूज़ आए कि नहीं, बट देखो, लर्न एज यू वर टू लिव फॉर एवर, राइट, नहीं, लिव एज यू वर टू डाई टुमारो, लर्न एज यू वर टू लिव फॉर एवर, महात्मा गांधी ने कहा है, तो ठीक है, सही कहा है,
ठीक है। जो तुम्हारे हेडक्वार्टर्स हैं मोस्ट ऑफ द यूएन के जितने भी सभी के एक्सेप्ट, ये एक्सेप्शन है एक, बाकियों के सारों के कहाँ हैं, न्यूयॉर्क यूएसए में। अब तुम कहोगे भैया नेक्स्ट चैप्टर में तो पता नहीं क्या क्या जगह लिखी है, क्या क्या। इस चैप्टर की बात कर रहे हैं ना, इस चैप्टर की बात करते हैं, अगले चैप्टर में अगला चैप्टर समझा दूंगा, क्या दिक्कत है तुम्हें, पढ़ो। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, क्या आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसके क्या है, दी हेग इन नाइदरलैंड्स, यहाँ पे है। ठीक है, मतलब ये वन वर्ड में आ गया, अगर कहीं तो आ गया। ठीक है, फ्लैग ये ऐसा कतई नहीं होता। ठीक है, ये तो मैं जल्दी जैसे मैं तुम्हें कहा ना टाइम कम है, तो मैंने पता नहीं कितनी जल्दबाजी में इतना छोटा सा बना दिया, नहीं तो मैं सोच रहा था कि पूरा बनाऊंगा। एनीवेज, कुछ ज़्यादा नहीं समझना, एक फ्लैग होता है, ठीक है जी, उस वाइट सेरेनिटी दिखाता हुआ वाइट, उस पर ब्लू 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 तुम्हारे ये सब हैं, ये ब्लू 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 बनेंगे सारे ऐसे ब्लूड हैं। ठीक है, अब ये ब्लू क्या डिनोट करते हैं, ब्लू ये डिनोट करते हैं पीस। ब्लू एक तरीके से रेड का उल्टा माना जाता है, उल्टा नहीं मतलब तुम कह लो ऑपोजिट, या यू नो थोड़ा बहुत तो है ना ऐसा, बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट टाइप्स, तो वो माना जाता है। इसीलिए रेड अलर्ट का सिंबल होता है ना कि भाई कॉशन, अलर्ट, रेड सिग्नल, रुक जाओ हुआ है, मतलब काफ़ी रेड काफ़ी एग्रेसिव कलर है। ब्लू उसके ऑपोजिट मतलब काफ़ी ऐसा सेरेनिटी, पीस, ये सब का है, तो वो वॉर का कलर तो मान सकते हो, खून भी वही होता है तो खून निकलेगा रेड, तो इसलिए फ्लैग में ये चीज़ है। ऐसे नेशंस बनाए हैं, इंडोनेशिया कह दिया, जो नीचे तुम्हारा वो है एंटार्क्टिका वगैरह, वो सब नहीं है, वो नहीं बनाया आई थिंक, हाँ, तो वो ज़रूरी भी नहीं है, वहाँ पे लोग रहते नहीं, तो मतलब इन नेशंस के बीच में रहे तो ऐसा थोड़ा बनाया है। 5 सर्कल्स होते हैं तुम्हारे, और ऐसे 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 नॉर्थ पोल साउथ पोल डिवाइड किया, ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं है। ये फ्लैग अडॉप्ट किया गया था 20 अक्टूबर 1947 को। ये लगता है मुश्किल बनाना, इतना मुश्किल नहीं है, टीचर को एक्जैक्टली चेक नहीं करती कि भाई इसने कॉन्टिनेंट बिल्कुल शेप के अकॉर्डिंग बनाया कि नहीं। हाँ, बस तुम ऐसा नहीं कि भाई है 4 कॉन्टिनेंट तुम 10 बना रहे हो, वो चीज़ ना करे ना, वो चीज़ में ज़्यादा दिक्कतें आ जाती हैं। और तुम इधर एशिया बना दो, इधर अफ्रीका बना दो, इधर तुम नीचे वो बना दो अमेरिका, वो फिर ठीक है एग्जैक्टली अमेरिका नाम नहीं लिखने, बस थोड़ा रिप्रेजेंट करना। ठीक है, कि बस पहली नज़र में पता लग जाए कि भाई जहाँ पे हम रहते हैं ना, इसी दुनिया का ये मैप है, कोई और मल्टीवर्स से उठा के तुमने मैप नहीं दे दिया। ठीक है, तो वो एक चीज़ है, तो फ्लैग। उसके बाद ऑफिशियल लैंग्वेजेस क्या क्या होती हैं। ऑफिशियल लैंग्वेजेस तुम खुद सोचो, ये तुम यार पहले पढ़ चुके हैं ऐसा मुझे लग रहा, पता नहीं क्योंकि मैं पढ़ चुका हूँ नहीं, पर मुझे लग रहा तुम पढ़ चुके। तो ऑफिशियल लैंग्वेजेस ज़्यादा मुश्किल नहीं है, देख लो पहले तो जी, तुम्हें पता ही होगा कि एक क्या बोलते हैं, वीटो, हाँ वीटो पावर्स होती हैं। तो एक तो देखो इंग्लिश होनी है, ठीक है जी, एक तुम्हारी रशियन है, ठीक है, एक अरेबिक है, अरेबिक, एक तुम्हारी चाइनीज, एक फ्रेंच, कितनी होगी 1 2 3 4 5 6 है, एक और है, कौन सी है भैया, सोचो कुछ तो रह गया है कुछ, मैं भूल जाता हूँ, मैं लिटरली बोल रहा हूँ, मैं भूल जाता हूँ। मुझे पता कैसे याद आता है, मैप देख के। अब मैप मेरे पास एग्जैक्टली तो है नहीं, मैं यहाँ पे लगा दूंगा, अगर याद रहा एडिटिंग के टाइम में, मैं भूल जाता हूँ। तो उस मैप में मैं बस इमेजिन करता हूँ कि अच्छा ये मैप है, तुम्हारी डायरेक्शन में चलते हैं, ठीक है, इधर तुम्हारा यूएस से उसकी लैंग्वेज आ गई, ठीक है, इंग्लैंड की भी वही है, वो आ गई इंग्लिश। उसके बाद इधर बहुत बड़ा रशिया है, रशिया की आ गई, ठीक है, बीच में अरेबिक कंट्रीज अरेबिक की आ गई, ठीक है, इधर फ्रांस भी था, ब्रिटेन के नीचे फ्रांस की आ गई, फ्रेंच, ठीक है, उसके साथ इधर चाइना आता है, चाइना की आ गई। क्या कुछ और है, देखने को तो काफ़ी कुछ है, और भी बहुत कंट्रीज है, पर अगर मैं इसी जगह पे देखूँ, इधर बहुत है ना, जैसे इंग्लैंड, फ्रेंच, उसके नीचे एक और थी, स्पेन ने पार्ट नहीं लिया था वॉर में, मतलब पीस लेवल टाइप्स, तो उसकी भी लगा दी, तो स्पेन, ठीक है। तो ये है, इसको तुम कोई अल्फ़ाबेट बना के भी रेफाइस कुछ भी बना लो, ठीक है। मैं तो ऐसे मैप के अकॉर्डिंग याद कर लेता हूँ, याद नहीं इन द सेंस मैप को विजुलाइज करके याद आ जाती हैं चीज़ें। जैसे मैं लिटरली भूल गया था स्पेन की स्पेनिश केडी लैंग्वेज है मैं देखो पागल हो रहा हूँ, मुझे वीडियो ख़त्म करनी है, ठीक है। ये चीज़ आ रही है। अब ऑफिशियल लैंग्वेजेस तुम्हारी इंग्लिश आ जाएगी, और ऑफिशियल लैंग्वेज तुम्हारी फ्रेंच आ जाएगी, ठीक है। तो ये 2 हैं, इंग्लिश और फ्रेंच। अब हम बढ़ते हैं फाइनेंसेस। हर देश जो भी है वो सब जितना हो सके अपनी तरफ से फाइनेंसेस अलाउ करता है, देता है, ठीक है। मेजॉरिटी यूएसए से आता है, तो उसकी कंट्रोल में भी है, तुम ये कह सकते हो। वीटो पावर्स का काफ़ी इसमें पैसा मतलब फाइनेंस करती हैं वीटो पावर्स। बाकी वीटो पावर्स अगर तुम्हें पता नहीं है तो आगे आएगा, वैसे टेंशन ना लो, मैं भी पहले ही बता दिया, पर आगे आना है अभी। तो फाइनेंसेस का ऐसा नहीं है, इनका अपने बजट ऐसा नहीं है कि कुछ कमा रही, हर देश थोड़ा थोड़ा देता है जितना हो सके। इंडिया कुछ 1% ही देती थी,
ठीक है, जो पहले थोड़ी देर पहले रिसर्च हुई थी, रिसर्च नहीं ऐसा मतलब स्टैटिस्टिक्स वगैरह निकले थे, 1% ही थी। पर 1% ऐसा नहीं है कि भाई 1%, मतलब कुछ साल पहले की बात कर रहा हूँ, मुझे एग्जैक्ट आज की डेट का फिगर नहीं पता। 1% के भाई ये सिर्फ 1% क्या कि इंडिया और पैसे दे नहीं सकती। इंडिया ऐसा नहीं है, इंडिया ने काफ़ी कंट्रीब्यूशन किया है यूएन में। जब कोई पीस कोई ऐसा करना हो, जैसे कॉन्गो की हुई थी, ठीक है, तो वहाँ पे जब आर्मी गई थी तो उसमें मतलब यूएन की आर्मी एज सच यूएन के बंदे थोड़ी हैं, मतलब अलग अलग देशों के आते हैं, तो उसमें इंडिया की आर्मी बहुत होती है। जब कोई ऐसी चीज़ होती है इंडियन आर्मी बहुत जाती है वहाँ पे, ठीक है, इंडियन सपोर्ट करते हैं पूरा। तो एक वो चीज़ होती है, ऐसी ऐसी चीज़ों में वो पैसे मतलब लगा देती है। और उसके बाद जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, WHO वगैरह का, अभी पोलियो का हुआ था, इंडिया ने फ्री में वैक्सीन दी थी। तो मतलब ऐसे एज अ मनी टाइम देखोगे तो 1%, पर वैसे बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन है इंडिया का, ठीक है। तो फाइनेंसेस, मेंबरशिप की बात करें तो कोई भी कंट्री जो पीस लविंग कंट्रीज है और यूएन चार्टर के अकॉर्डिंग चलने को तैयार है, वो पार्ट बन सकती है यूनाइटेड नेशंस का। तीन चीज़ें, ठीक है, सिक्योरिटी काउंसिल, जनरल असेंबली और तुम्हारा ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसको अलग रख दो, सिक्योरिटी काउंसिल और तुम्हारा नेशनल जनरल असेंबली। मेंबरशिप तभी होएगी जब सिक्योरिटी काउंसिल की रिकमेंडेशन पे। पहले तो सिक्योरिटी काउंसिल को रेकमेंड करना है, मतलब सिक्योरिटी काउंसिल अगर रेकमेंड करेगी ये देश को कि बना लो, उसके बाद ये चीज़ हो पाएगी। अब हम जानेंगे कि किसमें कितने देश होते हैं, क्या क्या चीज़ होती हैं, बट अभी इतना जान लो, अगर सिक्योरिटी काउंसिल ने अलाउ कर दिया, मतलब कर दिया कि ठीक है जी पास हो गया, उधर से सिक्योरिटी काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट नहीं है, सिक्योरिटी काउंसिल है, इन्होंने कर दिया, उसके बाद जाएगी जनरल असेंबली में। वहाँ पे 2/3 अगर मेजोरिटी की वोट्स पड़ जाती हैं तो वो जो कंट्री है वो बन जाएगी यूएन का पार्ट। सो दैट इज़ इट, तुम्हारा आ गया। अब हम कुछ बॉडीज़ के बारे में पढ़ लेते हैं, कुछ या 3 ही तरीके की हैं तुम्हारी सिलेबस में, सेक्रेटरिस्ट और जो बाकी चीज़ें हैं कल्चरल वगैरह वाली, वो आई डोंट थिंक है, अगर है तो बता देना, मैं अगले यूएन के पार्ट में वो भी इंक्लूड कर लूँगा। 3 चीज़ें हैं, क्या क्या है तुम्हारी, पहली है लिख ही देता हूँ, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, एंड थर्ड तुम्हारी ये ICJ, मतलब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अब ये तो नाम से पता लग रहा है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल क्या चीज़ है? जनरल असेंबली तो मान लो पार्लियामेंट, मान लो, ठीक है, देश का यूनिवर्स, वर्ल्ड का पार्लियामेंट, ठीक है, अर्थ का पार्लियामेंट, कुछ भी। यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली क्या करती है, रूल्स बनाती है, रेगुलेशंस बनाती है, जो पूरी जनरल असेंबली फॉलो करती है, ठीक है। यहाँ पे रेजोल्यूशंस पास होते हैं और यहाँ पे सारे देश होते हैं, जितने भी पार्ट हैं, ठीक है, सारे देश, सबको एक एक वोट मिलती है, सब रिप्रेजेंटेशन पूरा मिलता है, ठीक है। 193। सिक्योरिटी काउंसिल थोड़ी एग्जीक्यूटिव वाली साइड पे चली जाती है, इसे हम बोल दो तुम्हारी एग्जीक्यूशनर नहीं, एग्जीक्यूटिव हेड। अब एग्जीक्यूटिव हेड क्या होता है, एग्जाम्पल दो, इंडिया में ये पार्लियामेंट हमने किया था, एग्जीक्यूटिव हेड पुलिस लगा लो तुम, काइंड ऑफ, ठीक है, जो मैनेज करते हैं तुम्हारा असली में चीज़ें करते हैं। और पुलिस पूरी IAS वगैरह वो सब क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो सब क्या है, एग्जीक्यूशन करते हैं, जो लॉज बनते हैं उनकी, और उनका कोई उल्लंघन कर दे, उनका कोई गलत कर दे, या फिर कोई भी, मतलब ये तो इंडिया की बात कर रहे हैं उल्लंघन वगैरह की, ऐसा कोई सिविल केस, क्रिमिनल केसेस होते हैं, उस केस में सुप्रीम कोर्ट आता है, या फिर मतलब हाई कोर्ट भी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही, बट हम बात करें तो ये क्या हो गया तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट, काइंड ऑफ, क्या, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ऐसा इंटरनेशनल लॉज के अकॉर्डिंग है, उसमें कोई देश के लॉ नहीं चलते, मतलब चलते होंगे ऐसे जो ट्रीटीज़ होती हैं, मैं तुम्हें समझा देता हूँ थोड़ा, जो ट्रीटीज़ होती हैं उन पे भी काम करता है। अब जैसे 2 ट्रीटीज़ बनी एक देश के बीच में, एक बनी थी 1850 में, दूसरी बनी 1971 में। अब वो सरकार बदली, वो कहती है यार हम तो पहले वाली मानेंगे, ये लेटेस्ट वाली थोड़ी हम मानेंगे, दूसरी कहती नहीं जी हम लेटेस्ट वाली मानेंगे, दोनों का अपने अपने में फ़ायदा होगा, पर फिर उस पर डिबेट पड़ जाती है कि कौन सी मानी जाए। अगर जो दूसरी ट्रीटी है उसमें पहली ट्रीटी को नलीफाई नहीं किया गया तो फिर दिक्कत है, अगर नलीफाई हुई नहीं तो फिर मतलब वो भी एग्जिस्टेंस में है, तो कैसे चलेगा, किसकी सुनी जाए। तो वो सब चीज़ें मैंने होती रहती हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। अब हम पढ़ते हैं जनरल असेंबली के बारे में। जस्ट अभी बाजार से वापस आया। अब हम बात करते हैं हमारी जनरल असेंबली की। आई होप ज़्यादा अंधेरा नहीं हो गया, बिकॉज मैं 1 घंटे बाद आया वापस वीडियो बनाने। एनीवेज, जनरल असेंबली, अब जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल और कहाँ है, हाँ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। 3 चीज़ें रह गई हैं तुम्हारे चैप्टर की, जल्दी मैं कोशिश करूँगा खत्म करने की, ज़्यादा मुश्किल है नहीं। देखो सिंपल, देखो
जनरल असेंबली में वो सारी कंट्रीज होंगी जो कि यूनाइटेड नेशंस का पार्ट है। 193 की 193 मतलब उनके प्रधानमंत्री आके बैठेंगे, उनके प्रेसिडेंट आके बैठेंगे नहीं, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स आके बैठते हैं, ठीक है, तीनों में यही होगा। तो रिप्रेजेंटेटिव्स जो होंगे, जिसे हम IFS बोलते हैं, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, उसमें जो होते हैं उनका कुछ काम होता है इसमें, राइट। तो जैसे अगर तुमने देखा हो UPSC में IAS IPS IFS, ठीक है, ये सब चीज़ें। अब कॉम्पोजिशन मतलब 193 के सारे मेंबर्स इसमें होंगे, लेकिन हर कंट्री के मैक्सिमम 5 मेंबर्स हो सकते हैं, कम से कम एक, मतलब मैक्सिमम 5 पर 5 रखते हैं सब लोग, पर वोट सिर्फ एक ही होती है। ऐसा नहीं कि 5 बंदे 5 वोटें डाल दी, नहीं, हर कंट्री की वोट एक ही होगी, 193 वोट्स होंगी। 3rd वीक ऑफ सितंबर टिल दिसंबर, मतलब ये क्या है, इसके जो जैसे तुमने देखा होगा कि हमारी जो पार्लियामेंट है, हमारी जो लोकसभा है, उसकी 3 बार सिटिंग बैठेगी, ठीक है। पहले जो अभी चल रहा है, अभी कुछ विंटर तो भी आएगा, हाँ, मानसून सेशन अभी चल रहा होगा, ठीक है, या हो गया, ठीक है। तो वो चीज़ है 3rd वीक ऑफ सितंबर, अभी जस्ट, अगर तुम अभी वीडियो देख रहे हो, मतलब जब मैं बना रहा हूँ, 3rd वीक ऑफ सितंबर में स्टार्ट हुई, 3rd वीक ऑफ दिसंबर तक चलती है, ठीक है। इसका जो सेशन है साल में एक बार होता है, 3rd वीक ऑफ सितंबर से 3rd वीक ऑफ दिसंबर तक चलता है। लेकिन ऑन द एडवाइस ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, अगर कोई अर्जेंट मैटर आ गया तो ये आके अपनी फिर से मतलब प्रोसेशंस कर सकती है ऑन द, मतलब जो हेड होता है, ठीक है, जो तुम्हारा सेक्रेटरी जनरल होता है, सेक्रेटरी जनरल, ये बुलाता है सबको कि आ जाओ भाई, आ जाओ, ज़रूरत है, ठीक है। 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए कोई भी डिसीजन लेने के लिए, मेजॉरिटी मतलब यही है ना, 2/3, ठीक है। वही देख लो तुम, 2/3 ऑफ 193, 6, मतलब तुम लगाओ 125, 120, 25, 30 होने चाहिए, ठीक है। 2/3 ऑफ द मेजोरिटी में इतने लोगों ने सहमति कर दी तो डिसीजन पास हो जाएगा या कुछ भी हो जाएगा। अब इसके काम क्या है? काम इसके बहुत कंफ्यूजिंग है, मतलब कंफ्यूजिंग इन द सेंस कहूँ यार, UN के भी वही काम थे, इसका भी वही काम है, डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है ही नहीं, क्या बोला, डिफरेंस है ही नहीं। डिफरेंस अगले चैप्टर में आएगा। डिफरेंस क्या आएगा कि WHO का ये काम है, इसका एक, इसमें तुम जनरली कोई भी अच्छी चीज़ें सोच सकते हो वो लिख दो, अच्छी चीज़ें सोच सकते हो वो लिख दो, बस, हाँ यही है, कुछ ज़्यादा है ही नहीं। क्या है, देखो ये सब मैंने कुछ कुछ लिखे हैं, और भी बहुत है तुम्हारी बुक में, पर टू कंसीडर एंड मेक रिकमेंडेशंस, क्या रिकमेंडेशन बनाना, अलग अलग अफेयर्स, वो कुछ भी अफेयर लिख दो तुम, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ पे, वर्ल्ड पॉवर्टी पे, कुछ भी लिख दो, वर्ल्ड पीस पे, कुछ भी, 10 चीज़ें हैं जो तुम्हें लग रहा है ना अच्छी चीज़ है। 2 पॉइंट्स बस दिमाग में रखना, अच्छी चीज़ हो, ऐसा नहीं है कि तुम रिकमेंडेशन दे रहे हो कि अच्छे अच्छे नई हथियार कैसे बनाएं, वो नहीं है, उसकी वजह से ही तो बना है, ठीक है। तो वो एक तो तुम वो दिमाग में रख रहे हो पॉइंट रखने से पहले। दूसरा, इंटरनल अफेयर ना हो, थोड़ा बहुत हो सकता है, ज़्यादा ना हो। तुम कहो पॉल्यूशन, बिल्कुल बन सकता है, पॉल्यूशन बैठ के बनिए, सारी कंट्रीज हाँ कर देती हैं उस पर। ग्लोबल वार्मिंग, हाँ काफ़ी बातें हुई हैं, काफ़ी हो रही हैं, तो क्या दिक्कत है, ऐसे लिख डालो। तो देखो पॉइंट अपने दिमाग से है, पर लगना नहीं चाहिए अपने दिमाग से। क्या लगेगा कि भाई इसने तो UN का चार्टर रीड किया है, ठीक है। तो टू कंसीडर एंड मेक रिकमेंडेशंस, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, टू डिस्कस अबाउट इंटरनेशनल पीस। अब ये मैंने स्टार लगाया टर्म्स एंड कंडीशंस वाला, वैसे इतना साफ है नहीं, छोटा सा बनाया। इसका क्या मतलब है? डिस्कस इंटरनेशनल पीस, एंड इंटरनेशल पीस के बारे में डिस्कशन कर सकती है ये, ठीक है, करती है, इसका काम है। अनटिल एंड अनलेस, टर्म्स एंड कंडीशन, अनटिल एंड अनलेस जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो इस बात पे डिस्कशन ना कर रही हो। सिक्योरिटी काउंसिल में 15 बंदे होते हैं, चलो वो आगे की बातें कंफ्यूज नहीं करते। अगर सिक्योरिटी काउंसिल कर रही है तो ये नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? नहीं करेगी यार, उसका दबदबा है भाई का, दबदबा है भाई का यार, ठीक है। सिक्योरिटी काउंसिल कर रही है तो ये कैसे मजाल है इसकी। अब और वैसे भी दोनों चीज़ें एक ही चीज़ पर डिस्कशन करेंगे, बोरिंग हो जाएगा, क्या पता, ठीक है। तो जब तक वो कर रही है तब तक ये नहीं बात कर सकती। उसके बाद, उससे पहले, यस, टू मेक रिकमेंडेशंस फॉर पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। क्या? पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। जैसे इन्होंने 2 देश लड़ रहे थे या फिर लड़ने वाले थे, उनकी सुलह करा दी इन द सेंस के बस ऐसा करा दिया कि ठीक है लड़ेंगे नहीं, पर कुछ ना कुछ तो होएगा ना जिस विषय पे लड़ाई हुई थी। अगर उसे ऐसे ही छोड़ दिया फिर World War II, World War III ऐसे फिर लड़ाई होएगी। लेकिन अगर उसे तुम्हें सेटल करना है, ख़त्म करना है, तो कुछ चीज़ें होती हैं जो एक कंट्री को माननी पड़ेगी, कुछ चीज़ें दूसरी को माननी पड़ेगी, दोनों का ऐसे आपसी सहमति से चीज़ें बनती है ना। तो वही पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। अब इन्होंने शांत करा दी, ये इनका काम था, लेकिन वो कंट्रीज आपस में क्या डिसाइड करती हैं पीसफुली, ये नहीं है कि इनको ऑब्लिगेशन नहीं है उन दोनों कंट्रीज की कि इनको बताना ही बताना है, लेकिन ये रिकमेंडेशन कर सकती है कि तुम ये करके देख लो अगर तुम्हारा बनता है। बाकी इट इज योर इंटरनल अफेयर, वो चीज़ आ जाती है, ठीक है। उसके बाद टू इलेक्ट नॉन परमानेंट मेंबर्स। क्या? नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सॉरी सुप्रीम कोर्ट नहीं, इसे बोलते हैं हम सिक्योरिटी काउंसिल, यस। तो क्या इलेक्ट करना है इसने? सिक्योरिटी काउंसिल के, मैं अभी आगे पढ़ाऊंगा, वैसे कुछ ज़्यादा है नहीं, सिक्योरिटी काउंसिल मज़ा आएगा, 5 मिनट में हो जाएगा।
15 मेंबर्स होते हैं, 5 में से परमानेंट है, उन्हें तुम नहीं हिला सकते, कुछ भी कर लो, वो तुम्हें हिला सकते हैं ज़रूर, ठीक है। तो जो बाकी 10 हैं, 10 जो हैं, उनको सिक्योरिटी काउंसिल में जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं उन्हें हमारी जनरल असेंबली इलेक्ट करती है, ठीक है, भेजती है। और ऐसा नहीं है कुछ भी भेज देती है, जो पर्टिकुलर होता है कि अफ्रीका में से इतने होने ही चाहिए क्योंकि वो बड़ा है, उसके बाद जो कैरिबियन है तुम्हारा उससे निकलते हैं, ऐसे ही है तुम्हारी बुक में है, ये एग्जाम में नहीं आते मोस्ट केसेस में। आज तक मैंने ऐसा नहीं देखा पेपर इसमें आया हो कि भाई बताओ कहाँ से कितने बंदे निकलते हैं, नहीं, ठीक है। जजेस ऑफ द IJC, जजेस ऑफ IJC मतलब जजेस ऑफ IJC जो तुम्हारा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, उसके जो जजेस हैं वो कौन इलेक्ट करती है, सॉरी जनरल असेंबली, कौन, जनरल असेंबली। लेकिन फिर वही बात आ जाती है ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द SC, ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया, सॉरी आई एम मिक्सिंग इट अप, टू अपॉइंट सेक्रेटरी जनरल ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द SC। अगर हमने ये वाली चीज़ें SC के मतलब जो तुम्हारी सिक्योरिटी काउंसिल है इसके मेंबर्स इससे ही पूछ के किए फिर तो दिक्कत हो जाएगी, वो तो खुद को बनाते रहेंगे, वो नहीं सॉरी दैट्स माय बैड। टू इलेक्ट नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल जजेस ऑफ ICJ, ये अलग चीज़ है, ठीक है, ये तुम्हारी जनरल असेंबली करेगी। और दूसरा टू अपॉइंट सेक्रेटरी जनरल ऑन रिकमेंडेशन ऑफ SC, इसका सेक्रेटरी जनरल काफ़ी सालों से एक ही मतलब री इलेक्ट हो गए थे तो तुम्हें पता होगा, ठीक है, एंटोनियो गुटेरेस, प्रोनाउंसिएशन मैं पहले ही बता चुका हूँ तुम्हें, दिक्कत, ठीक है। टू अपॉइंट सेक्रेटरी जनरल ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द ये तुम्हारा SC क्या होता है, SC बोले तो सिक्योरिटी काउंसिल। सो यहाँ पे आ गया तुम्हारे पास यूनाइटेड नेशंस का सिक्योरिटी काउंसिल। अब अंधेरा हो रहा है यार, लाइट, चलो एनीवेज तुम्हें दिख रहा है, मैंने चेक, या आई थिंक इट्स विजिबल इनफ, मेरी शक्ल नहीं दिख रही होगी, बस कोई बात नहीं। सिक्योरिटी काउंसिल क्या चीज़ है, अब सिक्योरिटी काउंसिल होती है एग्जीक्यूटिव बॉडी, में पहले बता चुका हूँ, ठीक है, ये सब चीज़ें पास्ट में जाके पीछे जाके जाके देख लो। अब ये क्या लिखा मैंने, आर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईच मेंबर कंट्री मस्ट बी प्रेजेंटेड एट ऑल द टाइम्स। आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईच मेंबर कंट्री, क्या हर कंट्री है, नहीं, ठीक है, मैं तुम्हें समझाता हूँ। देखो क्या है, इसमें 15 टोटल इसमें जगह है, ठीक है, 15 ही है, 15 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता, 15 मैक्सिमम, ठीक है, मैक्स होता है ना मैक्स, या मिनिमम 15 ही होंगे, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा, 15, ठीक है। अब इसमें से जो 5 हैं, 15 में से जो 5 हैं वो हैं परमानेंट मेंबर्स, क्या है, परमानेंट मेंबर्स, ठीक है, क्या है, 5 है 15 परमानेंट मेंबर्स। बाकी 10 क्या है भैया, बाकी 10 हैं नॉन परमानेंट मेंबर्स, क्या, नॉन परमानेंट मेंबर्स, ये हैं 10, ठीक है। तो अब ये चीज अब देखोगे तो समझ आएगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईच मेंबर कंट्री मस्ट बी प्रेजेंटेड एट ऑल टाइम्स। रिप्रेजेंटेशन जितनी जो 15 कंट्रीज हैं उसमें से 15 कंट्रीज का एक ना एक मेंबर होना ही चाहिए UN में प्रेजेंट ऑल दैट टाइम। जैसे टाइम डिवाइड हो जाएगा कि 12 घंटे एक है, 12 घंटे अलग, वो अलग है, ठीक है, वो हिसाब तुम्हें जानने की लोड़ नहीं। बस ये है कि हर टाइम एक बंदा होना ही चाहिए, क्यों, क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल तुम्हें ना एग्जीक्यूटिव है, कुछ बहुत ऐसा हो गया एक्शन लेना पड़ेगा, तो एक्शन लेना पड़ेगा, वो होनी ही चाहिए वो देश साथ में, और वो देश भाग गया जी, वो आ ही नहीं रहा, 3 दिन एब्सेंट है, नहीं, वो हो ही नहीं सकता, हर टाइम कोई ना कोई होना चाहिए, ठीक है, पॉइंट नंबर 1। उसके बाद नॉन परमानेंट मेंबर्स जो हैं वो 10 मेंबर्स हैं वो 2 साल के लिए इलेक्ट होते हैं, क्या, 10 मेंबर्स जो हैं नॉन परमानेंट वो 2 साल के लिए इलेक्ट होते हैं, 2 साल के लिए इलेक्ट होते हैं। मतलब देखो जनरल असेंबली में तो वो है ही है, जिसमें UN में आ गया वो जनरल असेंबली में है, पर जनरल असेंबली से सिक्योरिटी काउंसिल में तो नॉन परमानेंट ऑब्वियसली तो वो 2 साल ही आ सकता है। री इलेक्शन इमीडिएटली पॉसिबल है ही नहीं, मतलब 2 साल कंप्लीट हुए तो ऐसा नहीं है कि तुम फिर से 2 साल के लिए बन गए, 4 साल लगातार बन ही नहीं सकते, हाँ 2 साल बने, 2 साल नहीं बने, 2 साल बन गए, वो हो सकता है, लेकिन इमीडिएट नहीं पॉसिबल। क्यों, क्योंकि सारी कंट्रीज को रिप्रेजेंटेशन देनी है, और इसमें ज़्यादा उन्होंने झोलमोल भी नहीं करना यार, कि ऐसा नहीं है कि 15 इसलिए ही है कि कम है, ठीक है, वो अपने पूरे उसको करें, मेन पावर इनके पास है। अगर ऐसा 20-25 हो गए, पावर डिवाइड हो जाएगी तो क्या है, ठीक है, 20-25 और ले आओ, 30-40 हो गए, क्या फिर वो इतना नहीं रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा एक ही मेंबर होता, 15 बंदे ही बैठे होते हैं डिस्कशन, नहीं, एक कंट्री के 2 बंदे ही हो सकते, 3 भी हो सकते हैं, पर कंट्रीज 15 ही है, उसमें से 5 तो परमानेंट है, ठीक है। अब ये चीज़ है, उसके बाद भैया ये 5 कौन सी हैं, 5 देखो, फिर वही मैप वाली बात आ जाती है, तुम्हें दिख भी रहा है यहाँ पे, ठीक है। पहली तुम्हारी USSR, पावरफुल नेशंस, देखो पावरफुल कौन से, रशिया, ठीक है, या फिर रशिया, या फिर इससे भी बढ़िया तुम्हें दिख रहा है, रशिया होगी पहली,
दूसरी कंट्री कौन सी है भैया? यूएस से भी स्ट्रॉन्ग तो है, मानने ना मानने, और वहाँ पे ये सारे सेंटर्स तो यूएस से, रशिया यूएस से। और कौन से देश है? इंडिया है? इंडिया नहीं है। चाइना आजकल काफ़ी वो है, आजकल नहीं मतलब काफ़ी देर से काफ़ी वो है, पावरफुल नेशन चाइना। और कौन से देश हो सकते हैं? और कौन से, सोचो और कौन से देश हो सकते हैं? अब जो लैंग्वेजेस है ना, सारी नहीं बट जो लैंग्वेजेस हैं उससे मिलते जुलते देश हैं। क्या बोल रहा मैं? जो लैंग्वेजेस हैं उनसे मिलते जुलते देश हैं। सो इतना मुश्किल नहीं है गेस करना। चाइना हो गया तुम्हारा, रशिया हो गया तुम्हारा, यूएस हो गया, और कौन से हैं भैया? अब ये जिन्होंने बनाया था, फाउंडिंग मेंबर्स, लास्ट चैप्टर में क्या बताया था? ब्रिटेन, यस। तो ब्रिटेन, ठीक है, या इंग्लैंड, कुछ भी, ब्रिटेन भी। बैठे थे ना विंस्टन चर्चिल, रूजवेल्ट, विंस्टन चर्चिल और वो स्टर्लिंग। तो रशिया, यूएसए, चाइना, ब्रिटेन, और ब्रिटेन के साथ एक और देश है जो उसके साथ ही रहता था हमेशा, फ्रांस। फ्रेंच क्यों लिख रहा हूँ? फ्रांस। तो फ्रांस। तो ये है 5 देश जो परमानेंट है, इनकी चलती है। अब इनकी भैया ये परमानेंट है तो इनको क्या कोई और पावर भी मिली है? हाँ पावर मिली है। क्या पावर मिली है? वीटो पावर। पावर्स नहीं, एक ही पावर है वैसे, वीटो पावर। अब वीटो पावर होता है सिंपल शब्दों में नेगेटिव वोट। नेगेटिव वोट। अब नेगेटिव वोट क्या होता है? जैसे कोई डिसीजन लेना तो यहाँ पे भी 2/3 मेजॉरिटी चलती है, ठीक है, चलती है ना। अब उसमें से अगर मेजॉरिटी तुम्हारी देख ली 10 बंदों की, ठीक है, 14 प्लस 15 की देखी जाती है, अगर तो 5 जो वीटो पावर्स हैं वो हाँ कर रही है, लेकिन 10 की 10 कंट्रीज मना कर रही हैं, फिर मेजॉरिटी किधर गई? ऑब्वियसली गई के करो, ठीक है, 5 की 5 वीटो पावर ने मना कर दिया, सॉरी 5 की 5 वीटो पावर ने हाँ कर दी, गलत बोल दे, 5 की 5 वीटो पावर्स ने हाँ कर दी, पर 10 की 10 कंट्रीज ने मना कर दिया, फिर भी किसके पास जाएगी? वो 10 कंट्रीज के पास, क्योंकि उनकी मेजॉरिटी है। लेकिन अगर 10 की 10 कंट्रीज ने भी हाँ कर दिया, इधर से भी 4 कंट्रीज ने हाँ कर दिया, 14 मेजॉरिटी बन गई, पर फिर भी एक वीटो कंट्री ने मना कर दिया। वीटो कंट्री कौन सी? ये 5, इन्होंने मना कर दिया। इनमें से किसी एक ने भी नेगेटिव वोट कर दी कि भाई इसके ऑपोजिट वोट करता हूँ, वो चीज़ नहीं होगी, वो चीज़ नहीं होगी, वो डिसीजन नहीं लिया जाएगा, वो बात रुक जाएगी उसी वक्त, वो डिस्कशन नहीं होगा, कुछ भी। उनके पास इतनी पावर है। क्या तुम कहोगे भैया ये तो उनके पास थोड़ा बायसनेस होगी? ठीक है, उनको पावर मिली हुई, अब हम क्या ही कर सकते हैं, है तो है, ठीक है। क्या? वीटो पावर। सो वीटो पावर इज द नेगेटिव वोट इन द सिक्योरिटी काउंसिल विच, कौन किसके पास पावर्स हैं? दोज परमानेंट कंट्रीज, ठीक है, कुछ भी लिख लेना डेफिनेशन, और साथ में ये मेंशन कर देना या ना करना, आई डोंट केयर, अगर कोई कहना है तो करना है, ठीक है। कि जो वीटो पावर है इसका मतलब है नेगेटिव वोट। इसका मतलब ये नहीं है कि तुमने वोट उसके पक्ष में नहीं डाली। क्या मतलब इसका? कोई चीज़ है, कोई मुद्दा है, ठीक है, मैं उसमें न्यूट्रल हूँ, मैं वीटो पावर हूँ, मैं उसमें न्यूट्रल हूँ। अगर मैं न्यूट्रल हूँ तो वो नेगेटिव वोट नहीं है, मतलब मैंने वोट नहीं डाली तो ठीक है भाई। तुमने नहीं डाली का मतलब ये नहीं है कि तुम उसके अगेंस्ट हो, तुम्हें बताना पड़ेगा नेगेटिव वोट डाल के तुम उसके अगेंस्ट हो, ठीक है। सो एब्सेंटी फ्रॉम वोटिंग डजंट काउंट एज अ वीटो, ठीक है, ये तुम समझ गए। उसके बाद फंक्शंस पढ़ते हैं। फंक्शंस देखो बहुत हैं, पर वही मैंने कहा, तुम मतलब समझ गए, फंक्शंस कुछ भी लिखाना चल जाएंगे, ठीक है। बेसिक डेफिनेशन थोड़ी प्रोफेशनल लगे, वो नंबर मिल जाता है, क्योंकि ये हिंदी में, मतलब हिंदी नहीं, इंग्लिश में एक बार पढ़ के चले जाओगे, बुक में लिख लोगे अपनी तरफ से। सबसे पहला वही, टू प्रमोट एंड इंटरनेशनल पीस, प्रमोट एंड मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। हर चीज़ में तुम्हें ये डेफिनेशन, ये चीज़ तो आ ही जाएगी। दूसरा, टू रिकमेंड मेथड्स ऑफ सेटलिंग डिस्प्यूट्स, मतलब मेथड्स को रेकमेंड करना। मैंने कहा वही फोर्स तो नहीं तुम कर सकते दो नेशन के ऊपर, रेकमेंड कर सकते हो। तीसरा, टू टेक मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट एन एग्रेसर। अगर कोई ऐसा है, ठीक है, लेट्स से कोई देश है जो बहुत ही एग्रेसिव हो रहा है, भाई वो तो सुन ही नहीं रहा यूएन की, वो पार्ट ही नहीं है, मे भी हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है, पर अगर पार्ट है भी तो उसकी सुन नहीं रहा, तो क्या किया जाए? तो किया जाएगा, मिलिट्री एक्शन भी लिया जा सकता है। और उसको कौन लेगा? उसके हम भी उसकी इजाज़त कौन देगा? उसको एग्जीक्यूट कौन करेगा? एग्जीक्यूटिव पावर, एग्जीक्यूटिव बॉडी, सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है, ये हो गया। टू रिकमेंड दी एडमिशन ऑफ न्यू मेंबर्स, ये हमने पहले ही पढ़ा। न्यू मेंबर्स के लिए पहले इनकी इजाज़त चाहिए तो ही जनरल असेंबली कर सकती है। और वही फिर जी के जो इनकी पिछले हमने पढ़ा था, ठीक है, जनरल असेंबली में, कि सिक्योरिटी काउंसिल की चाहिए सेक्रेटरी जनरल बनाने के लिए, ये वो भी इसमें लिख सकते हो। तो वही 5-6 पॉइंट हो गए सबके, ये भी हो गया। अब लास्ट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है, अब ये तीसरी एंड फाइनल बॉडी है, इसके बाद छोटी मोटी है, वो है नहीं सिलेबस में, अगर होगी तो बता देना, नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूँगा। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बता सकूँ कहाँ पे रहता है, ठीक है, हॉग में है, ये हैग में है, एक में है,
नाइदरलैंड्स में, ठीक है। इसकी जो हेडक्वार्टर्स हैं, जुडिशियल ऑर्गन है ये, जैसे हमने एग्जीक्यूटिव पढ़ा, जैसे हमने पार्लियामेंट्री टाइप पढ़ा, अब हम जुडिशियल पढ़ रहे हैं। इसकी कॉम्पोजिशन क्या होती है, 15 जजेस। सबसे पहली बात 15 जज होते हैं, उसमें भी 15 मेंबर थे, इसमें 15 जजेस। वो कहते हैं बच्चों को चीज़ें आसान करने के लिए, याद करने के लिए बस 15 रखते हैं, ठीक है, इसीलिए उन्होंने ये फैसला लिया। मजाक था, तुम सही में आंसर में ये लिख के आओ, 15 ही क्यों है, हाँ क्वेश्चन आ जाए जी तुम ये लिख रहे हो। 15 जजेस होते हैं, ठीक है जी। 9 साल की टर्म, 9 साल की टर्म के लिए, वो 2 साल के लिए थे जो नॉन परमानेंट मेंबर्स थे, ये 15 जज होते हैं 9 ईयर्स की टर्म के लिए इलेक्ट किए जाते हैं। री इलेक्शन यस पॉसिबल है, उसमें नहीं था सिक्योरिटी काउंसिल में, और हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पढ़ रहे हैं, हम जजेस की बात कर रहे हैं यहाँ पे। इलेक्शंस एवरी 3 ईयर्स, क्या इलेक्शन होते हैं हर 3 साल बाद। मतलब तुम कहोगे भैया 9 साल की टर्म 3 साल, देखो राज्यसभा पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, राज्यसभा में क्या था, हर 2 साल बाद कुछ मेंबर्स निकलते हैं, कुछ मेंबर्स, ठीक है, 1/3 वाले। तो वही चीज़ यहाँ पे है, हर 3 साल बाद 1/3 मेंबर्स रिटायर होते हैं, या फिर मतलब री इलेक्ट होते हैं, तुम ये कह लो, रिटायर तो नहीं। तो ठीक है, 1/3 जजेस 3 साल बाद रिटायर होते हैं। वैसे ही ना, देखो जैसे अभी इस साल 3 जजेस चेंज हो गए, 3 साल बाद फिर 3 हुए, फिर 3 साल बाद फिर 3 हुए, समझ रहे हो। और तब तक ये जो जज था जो अभी बना था, इसको 6 साल हो गए, मतलब अगले 3 साल बाद फिर ये वाले चले जाएंगे। तो वही चीज़ है, फिर से इलेक्ट हो सकते हैं, मैंने कहा हाँ हो सकते हैं। तुम कहोगे भैया ऐसा क्यों, ये तो फिर वो हो जाएगा, ये तो मैं यहाँ पे समझ आएगा, ठीक है। नेशन नो, मतलब क्रॉस मारा हुआ है मैंने, मैजिस्ट्रेट्स यस, मतलब कि ये जो जजेस हैं ये कोई देश को रिप्रेजेंट नहीं करते वहाँ पे, और वहाँ पे कहें जी हम तो ये वाली कंट्री का मसला ही हल करेंगे क्योंकि हम इस कंट्री के हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या है, मैजिस्ट्रेट्स होते हैं ये। तो इनकी अपॉइंटमेंट भी तुम ये देखोगे देश देख के नहीं होती, देश देख के होती है, मतलब ऐसा नहीं है कि एक देश से एक ही होना चाहिए, ये भी एक चीज़ है। और मैजिस्ट्रेट्स जो होते हैं, पहले तो कोई भी कंट्री की बात करो उसमें टॉप लेवल पे होने चाहिए, टॉप लेवल पे इन द सेंस हाई है, जैसे चीफ जस्टिस वगैरह वाली क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा चीफ जस्टिस होना चाहिए, पर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए उतनी जो हाईएस्ट होती है, या फिर थोड़े बहुत इंटरनेशनल लॉज हैं उसके हिसाब से वो तुम्हें जरूरी है नहीं, ठीक है। नेशन को रिप्रेजेंट नहीं करते, वो इंडिपेंडेंट मैजिस्ट्रेट्स हैं, मतलब वो अपनी स्किल्स की वजह से, अपनी लॉ में एक्सपर्टीज की वजह से आए हैं, देश की वजह से नहीं आए, देश को रिप्रेजेंट करने नहीं आए वो, ठीक है। तो वो चीज़ है। उसके बाद फंक्शंस की बात कर लेते हैं थोड़ी बात। पहला क्या है, ओनली परमानेंट मेंबर स्टेट्स कैन अपील, मतलब कि इस कोर्ट में एंट्री ही उनको मिलती है जो उनकी मेंबर स्टेट्स है, परमानेंट मेंबर स्टेट्स, परमानेंट नहीं मतलब यहाँ पे तो मेंबर स्टेट्स ही होगी, ठीक है। जो जनरल असेंबली का पार्ट है, यूएन का पार्ट है, वही स्टेट्स इसमें अपील कर सकती हैं। तुम कहोगे क्या वही स्टेट्स के सिर्फ मसले हल होते हैं, नहीं, वो मैं आगे बताऊंगा, टेंशन ना लो। ओनली मेंबर स्टेट्स कैन अपील। जैसे कोई तुमने स्कूल में भी देखा होगा ना, तुम स्कूल में कोई पर्टिकुलर मतलब ऑफिस में जाके तुम कंप्लेंट कर रहे हो, ठीक है, कोई चीज़ के बारे में, तुम्हारी सुनी जाएगी, ठीक है। तुम कोई और स्कूल के आगे कोई और स्कूल में जाके कंप्लेंट कर रहे हो बिना अनरिलेटेड, कौन सुनेगा तुम्हारी कुछ भी, तो वो नहीं है, ठीक है, समझ रहे हो। ओनली मेंबर स्टेट्स कैन अपील। आउच, लगी तो नहीं बेटा। सोर्सेज ऑफ एप्लीकेबल लॉ, अब ये क्या है कि भैया एक सवाल तुमने जो नहीं तुम्हारे दिमाग में आया होगा, अगर आया होगा तो वेल एंड गुड। सोर्सेज क्या है ये लॉ के, ये जो जजेस बैठे हैं, जैसे हमारी तो इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन है और उनमें अमेंडमेंट्स भी होती रहती हैं, नए लॉज बनते रहते हैं। इंटरनेशनल लॉज इतने थोड़ी हैं, इंटरनेशनल लॉज थोड़े बहुत मुद्दे पे होंगे, हर मुद्दे पे तो हो ही नहीं सकते। अब हर मुद्दे पे होते तो अब तक तो मतलब सब सेट होना था, इसकी लोड ही नहीं होनी थी, वही तो दिक्कत है ना। सोर्सेज ऑफ एप्लीकेबल लॉ, जो लॉज हैं जो यूज़ होते हैं वो ट्रीटीज़ पे बेस्ड होते हैं, वो इंटरनेशनल जो चलता है हम कहते हैं कि इंटरनेशनली जो एक्सेप्टेड है, इंटरनेशनली जो जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स होते हैं, वो सब चीज़ों को देख के, प्रिंसिपल्स, प्रोसीजर्स, वो सब चीज़ें देख के इसके लॉज बनाए जाते हैं। और कॉडिफिकेशन, ये यहाँ पे लिखा नहीं, कॉडिफिकेशन ऑफ लॉ होती है, मतलब कि जो उन सबको ऑब्जर्व करके जिसका बेस्ट रिजल्ट निकला है, दोनों पार्टीज को सेटिस्फेक्शन मिली है, वो लॉज को कॉडिफाई किया जाता है, मतलब कोड ऑफ कंडक्ट बनाया जाता है अच्छे से, मतलब पहले तो सिर्फ कहने की बात है, उसको अच्छे से रिटर्न में सब किया जाता है, ठीक है, तैयार अगर काम करें ऐसा। वॉल्यूंटरी ज्यूरिसडिक्शन, वॉल्यूंटरी ज्यूरिसडिक्शन मतलब कि जब जो 2 देशों का मसला है, ठीक है, मोस्टली 2 देशों का ही होता है, तुम कोर्ट में आए हो तो तुम किसी के वर्सेस अपील करने आए हो ना, चाहे सिविल केस है चाहे क्रिमिनल केस है, या तो जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत केस होते हैं, डाइवोर्स केस हो सकता है अपनी वाइफ या हस्बैंड वगैरह के, ठीक है, या फिर हो सकता है तुम्हारा क्रिमिनल केस है तो द स्टेट वर्सेस वो, ऐसा भी कुछ हो सकता है, या फिर कोई चोरी का केस है या फिर कोई धोखाधड़ी का केस है तो वो वर्सेस दैट पर्सन, योर बिजनेस वर्सेस दैट पर्सन, कुछ भी, मतलब 1000 चीज़, 2 होती है ना पार्टीज इन्वॉल्व, तो वही चीज़ है। अगर दोनों चाहती हैं कि यहाँ पे आके मसला हल हो, उसे हम बोलते हैं वॉल्यूंटरी ज्यूरिसडिक्शन, व्हेन बोथ द पार्टीज आर मतलब रेडी। दूसरा कंपल्सरी ज्यूरिसडिक्शन, मतलब कि उन दोनों पार्टीज ने नहीं बोला या फिर एक ही पार्टी ने बोला, यार नहीं बोला किसी पार्टी ने,
लेकिन फिर भी यूनाइटेड नेशंस या फिर जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वो अपनी टांग अड़ाना चाहता है उस केस में। टांग अड़ाना चाहता है मतलब भैया क्या क्या कहना क्या चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो कंपलसरी जुरिस्डिक्शन है ये होता है कि भाई मैं ना तुम्हारे बीच में आ रहा हूँ, तुमने मुझे बुलाया नहीं पर मैं आ रहा हूँ। क्यों आ रहा हूँ? तुम्हारा मसला हल करने, क्योंकि तुमसे ना हो पाएगा बेटा, हमने देख लिया तुम्हें दूर से। तो वही चीज़ है, अगर कोई बहुत ही वॉयलेंट हो जाए तो इंटरवीन कर सकती है, अगर कोई बहुत ही मतलब रिजल्ट ही नहीं निकल रहा उनका और फिर भी नहीं वो आ रहे यहाँ पे तो इंटरवीन कर सकती है। वही मैंने एक चीज़ मैंने बोल दी, एग्रेसिव हो जाए, अगर ट्रिटीज़ पे बेस्ड हो तो वो आ सकती है। फिर वही चीज़ है, क्योंकि तुम आपस में क्या हल करोगे जिसका, जैसे मैंने स्टार्टिंग एग्जाम्पल दी थी, अगर एक देश कहता है कि मेरे लिए ये ट्रिटी मैं मानता हूँ क्योंकि उसमें उसका फ़ायदा है, दूसरा कहेगा मैं इसमें मानता हूँ क्योंकि उसमें फ़ायदा है, तो वही चीज़ ऐसे चीज़ों में आना पड़ता है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को आ सकती है, ठीक है, कंपलसरी रिस्ट्रिक्शन, अगर दोनों ना भी चाहें फिर भी। एडवाइजरी ओपिनियन, एडवाइजरी ओपिनियन क्या चीज़ है? एडवाइजरी ओपिनियन अपनी एडवाइस दे सकते हो भाई। जैसे मैंने कहा कुछ ऐसा ज़रूरी नहीं है कि तुम ये मानो ही मानो, पर मैं अपनी एडवाइस दूंगा। मैं कौन हूँ? मैं हूँ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो यही है आई थिंक, एंड लेट मी चेक। वैसे मैं बुक लेके नहीं आया बट नोट्स में देख लेता। चलो जो भी है यही है। एंड इवॉल्विंग प्रोसीजर्स फॉर पीसफुल सेटलमेंट और डिस्प्यूट्स, ये भी है कुछ शायद तुम्हारे सिलेबस में। जो कोई पार्टी चाहती है, ठीक है, कोई अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कोई वर्डिक्ट दे दिया तो तुम्हें मानना पड़ेगा, अगर तुम यूएन के मेंबर हो तो, ठीक है, ऑब्वियसली उसके साथ रहना तो मान के रखनी पड़ेगी। अब ये नहीं है कि नहीं मानोगे तो भाई क्या हो जाएगा तुम्हारे, नहीं मानोगे तो फिर सिक्योरिटी काउंसिल में बात पहुंच जाएगी, वो डिस्कशन करेंगे हमें, ठीक है। और एडवाइजरी ओपिनियन भी इससे रिलेटेड वही चीज़, सलाह मशवरा, हम सलाह दे देते हैं कि ये चीज़ तो तुम्हें करनी ही करनी है, इसके साथ ये ट्रिक, जैसे पीसफुल सेटल करो तुम 1 महीना करो, पर हम ये भी कह रहे हैं, अंडरलाइन मेन नहीं है पर अंडरलाइन, कि भाई तुम ना ये सब चीज़ें कर, ठीक है, सेटल कर रहे हो पर इस तरीके से करो तो अच्छा रहेगा। मैं नहीं कुछ कह रहा, मैं तो बस तुम्हें सलाह दे रहा हूँ कि भाई अगर तुमने मसला हल करना ही है तो इस तरीके से कर लो, एडवाइस, ठीक है। सो दैट इज इट। आई होप तुम्हें चैप्टर समझ आया होगा, खत्म हो गया। यूनाइटेड नेशंस तुम्हारा यही तक था चैप्टर। अब बढ़ेंगे हम अगला चैप्टर, यूनाइटेड नेशंस पार्ट 2, ठीक है। मतलब आई नो थोड़ा ये ज़्यादा ही थ्योरेटिकल नहीं इन द सेंस, बहुत ही फैक्ट्स मारे जाते हैं इसके मुंह पे, ठीक है, क्योंकि अभी तक थोड़ी कहानी चल रही थी तो मज़ा आने लग गया था, अब एकदम से फैक्ट्स मुंह पे आ गए। सिविक्स में भी फैक्ट्स आते हैं मुंह पे तो इसलिए वो रहता है। बट एनीवेज हम सिविक्स की भी वीडियो बनाएंगे, हम हिस्ट्री की भी वीडियो बनाएंगे। तुम्हारे थोड़े बहुत 4 चैप्टर रह गए, आई थिंक चारों खत्म करते हैं। आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम @shubham_kaushal9। इस अभी इसी फ्रेम का स्क्रीनशॉट लेके लगा सकते हो ताकि मुझे पता लगे एंड तक तुमने वीडियो देखी है। एंड या दैट इज़ इट, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।